बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 16.1 करेंगे और इसमें हमने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो गिवन है और उसमें पर्टिकुलर इंटेग्रल वाई पी निकालना है। तो वाई पी की तीन कंडीशंस होती हैं। ये हमारे पास है सेकंड ऑर्डर लीनियर, सेकंड ऑर्डर और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये मेरे पास है जिसमें देखें वाई पी जो है वो अगर तो ए टू जो है वो ज़ीरो हो तो बी ओवर ए टू आएगा। ये तीन डिफरेंट केसेस हमने लिखे हुए। इन तीन डिफरेंट केसेस के मुताबिक हमने अपनी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अच्छा जी, अब सबसे पहला पहला पार्ट जो है वो देखें, वाई डबल प्राइम इंटू टी -2y इंटू टी प्लस 5y इक्वल टू 2। अब इसमें देखें जो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, दैट इज इक्वल टू ए टू, ये ए वन, ये ए वन कहलाता है, -2 ए टू 5 आएगा और ये बी है, दैट इज़ कॉल्ड बी टू आ गया। ठीक है, तो इसमें अगर हम ये कंडीशंस देखें तो इसमें पहली कंडीशन थी ए टू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ए टू इसमें तो ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब ए टू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पहला ही केस आ गया। तो ये क्या आएगा, वाई पी इज़ इक्वल टू बी ओवर ए टू। बी मेरे पास क्या है 2, ए टू मेरे पास क्या है 5। तो ये मेरे पास आंसर आ गया जी, क्या आ गया जी 5। वाई पी का पहला आंसर आ गया 2/5 आ गया। अब इसी तरह से एक और सेकंड क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखें, वाई डबल प्राइम टी प्लस वाई सिंगल प्राइम टी इक्वल टू 7। अब इसमें देखें ये वाई सिंगल प्राइम, ये मैंने आपको बोला है कि ए वन है, ए वन कितना आ गया 1, यहाँ पे कॉफिशेंट 1 है। ए टू मेरे पास नहीं है, गिवन ही नहीं है, यानी कि जो कि डेरिवेटिव के बगैर होता है, वो वैल्यू हमारे पास नहीं है। और बी मेरे पास कितना है 7 है। तो ये इसमें फिर अगर आप देखें तो ये केस 2 बनता है कि इसमें ए टू जो है वो ज़ीरो है, ए टू ज़ीरो है, लेकिन ए वन जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो ये पहला सेकंड केस बन रहा है। ठीक है, तो ये वाई पी ये सेकंड केस बन गया। तो वाई पी क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए वन इंटू टी। बी मेरे पास कितना है जी 7, ए वन मेरे पास कितना है 1 इंटू टी, तो ये आ गया 7t आ गया। ये मेरे पास इसका सेकंड पार्ट था। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलें। थर्ड पार्ट में हम देखें ज़रा, वाई डबल प्राइम इंटू टी इक्वल टू 12। अब इसमें दोनों नहीं है, वाई ए वन भी नहीं है, ए टू भी नहीं है, दोनों ही ज़ीरो है, लेकिन बी 12 है। अगर दोनों ही ज़ीरो हों तो देखें ये थर्ड केस आ रहा है, ये थर्ड केस आ रहा है। अगर दोनों ही ना मौजूद हों, ए वन ए टू दोनों ही ज़ीरो हों, तो बी ओवर 2a² है। तो ये मेरे पास आ जाएगा वाई पी इक्वल टू बी ओवर 2t²। बी मेरे पास 12 है अपॉन टी इंटू टी², तो ये आ गया 6t²। तो ये थे जी हमारे पास पर्टिकुलर इंटेग्रल के क्वेश्चंस। जी अब हम सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे और सेकंड क्वेश्चन में हमने निकालना है जी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अब इसके तीन केस हैं। ठीक है जी, फर्स्ट केस जो है दैट इज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट, और वो होता है ए वन जो है ए वन स्केयर दैट बिकम्स इक्वल ग्रेटर देन दैट ऑफ ए टू। ये कौन सा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट केस, ये केस 1 है। केस 2 के अंदर क्या आएगा, रिपीटेड केस होगा, और वो ए वन स्केयर इज इक्वल टू 4a2 होगा। और केस 3 जो होगा वो कौन सा होगा, दैट इज़ अ कम्प्लेक्स केस, दैट इज़ ए वन स्केयर इज लेस देन दैट ऑफ a4a2। ये है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कि इनको हमने इन 3 केसेस के लिहाज से हमने इनको फाइंड करना है। चले अब हम क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। वाई डबल प्राइम टी प्लस 3y सिंगल प्राइम टी -4y इक्वल टू 12। अच्छा, इसमें सबसे पहले देखें ज़रा, मेरे पास ए वन क्या आएगा, ए वन 3 आ गया,
A2 -4 आ गया और B जो है वो 12 आ गया। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम इसके देख लें कि कौन सा केस बनता है। सो A1 स्केयर 4A2 के 4A2 मेरे पास है थी -4 और A1 है मेरे पास 3 स्केयर। सो ये आ गया 9 और ये आ गया 16। सो ग्रेटर देन केस आ गया और ये बन गया रियल एंड डिस्टिंक्ट केस। रियल एंड डिस्टिंक्ट केस बन गया ये। ठीक है जी। अच्छा, रियल एंड डिस्टिंक्ट केस के लिए क्या कंडीशन होती है जी? YC क्या होगा? A1E R1T प्लस A2E R2T, ये मेरे पास आ जाएगी, ये इसकी जनरल इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से R1 और R2 चाहिए, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? R1 और R2 के लिए ये आ जाएगा A1 -A1 प्लस माइनस A1 स्केयर -4A2 और अपॉन में आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है जी। A1 मेरे पास कितना है देखें, A1 मेरे पास है -4, तो ये +4 हो गया और ये A1 का जब स्केयर लेंगे तो 16 हो गया। A2 मेरे पास A1 जो है वो मेरे पास है 3 है। A1 जो है जी वो मेरे पास है अच्छा, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करें ज़रा। A1 की वैल्यू मेरे पास है 3, सो -3 हो गया और A1 का स्केयर लेंगे 9 आ गया। A2 मेरे पास कितना है? -4, तो ये 16 हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, तो ये आ गया -3, ये 25 आ गया, अपॉन में 2 आ गया। अब 25 का मेरे पास आंसर क्या आएगा जी? 5 आ जाएगा। 25 का मेरे पास क्या आएगा? 5 आएगा। सो ये आ गया R1 R2 दैट इज -3 प्लस -5 अपॉन 2। इसके दो सेपरेट केस कर लें, प्लस के साथ और माइनस के साथ। तो प्लस के साथ करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और माइनस के साथ करेंगे तो -4 आ जाएगा। सो R1 1 आ गया और R2 मेरे पास क्या आ गया? -4 आ गया। अब यही जो R1 और R2 हम इस इक्वेशन में पुट कर दें। जनरल हमने इक्वेशन क्या निकाली थी? A1E R1T प्लस A2E R2T। A1 वैसे लिखा गया, R1 मेरे पास कितना है? 1, T आ गया। A2E -R2 कितना है? -4 इंटू T YC। ये था मेरे पास कंप्लीमेंट्री फंक्शन जी, इसका एक पार्ट। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो मैं आपको साथ ही थोड़ा सा इसकी स्टेबिलिटी, डायनेमिक स्टेबिलिटी भी बता दूँ। देखें, अगर इसकी डायनेमिक स्टेबिलिटी को अगर हम डिस्कस करें ना, तो इसकी कुछ डायग्राम ना कुछ इस तरह से बनती है। अगर तो आपका ये देखें, ये यहाँ पे ये केस, एक ये केस बनेगा, एक यहाँ से केस बनेगा और एक केस बनेगा जी ये 3 डिफरेंट केसेस होते हैं। ये वाला R1 और R2 है और ये R3 है। ये वाला केस जो, ये वाला R1 और R2, इसका मतलब ये बोथ नेगेटिव, R1 और R2 बोथ नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, तो ये है रियल केस, रियल एंड डिस्टिंक्ट केस। इसमें एक ही वैल्यू आ रही है R3 की और ये रिपीटेड केस होगा केस 2। और ये क्या है? ये दोनों रियल केसेस, रियल वैल्यूज़ होंगी और ये नॉन रियल वैल्यू यानी कम्प्लेक्स केस होगा, ये थर्ड वैल्यू आएगी। अच्छा, इन दोनों केसेस के अंदर देखें R1 और R2 अगर दोनों नेगेटिव आए, दोनों की बात कर रहा हूँ, एक की नहीं बात कर रहा, दोनों की, अगर दोनों नेगेटिव आ जाए तो ये स्टेबल कंडीशन कहलाती है। ठीक है, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आया, एक पॉजिटिव आया R1 की वैल्यू क्या है? 1, R2 की वैल्यू क्या है? -4, यानी R1 मेरे पास क्या आया? 1, R2 क्या आया? -4। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो ये अनस्टेबल कंडीशन कहलाती है, अनस्टेबल कंडीशन।
ठीक है। और अगर दोनों ही नेगेटिव आ जाती, ठीक है, तो ये स्टेबल कंडीशन कहला देती। तो ये इसकी हम डायनेमिक स्टेबिलिटी भी साथ साथ हम, चूँकि क्वेश्चन नंबर ये जो इसका 4th है उसमें स्टेबिलिटी पूछी हुई है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अच्छा जी, अब इसका कोई एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसका डी पार्ट अब हम करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट, वाई डबल प्राइम टी प्लस 8y सिंगल प्राइम टी प्लस 16y इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें देखें a1 मेरे पास कितना है 8, a2 कितना है 16 और b मेरे पास 0 है, ये 0 आ गया। अच्छा, सबसे पहले हम केस चेक करें, a1 स्केयर और 4a2। a1 मेरे पास है 8 और इसका स्केयर, और a2 मेरे पास है 16, तो ये 64 आ गया, ये भी 64। इसका मतलब ये रिपीटेड केस आ गया। ये कौन सा आ गया जी, रिपीटेड केस, केस 2 आ गया जी। अच्छा, अब जब रिपीटेड केस आ जाए तो रिपीटेड केस में चूँकि एक ही हमारे पास आर की वैल्यू आएगी, तो सबसे पहले हम इसका R1 और R2 हम फाइंड कर लें। क्या आएगा, ये आएगा -a1 प्लस -a1 स्केयर -4a2 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, a1 जी, a1 मेरे पास है -8, ये a1 है, 8 का स्केयर लेंगे तो 64, a2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 64, ये भी कहें ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, -4 आ गया। R1 और R2 की दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो एक ही केस आया, ये एक ही केस आया, यानी कि R की वैल्यू एक ही आई। अच्छा, इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा भी अगर आप फाइंड करना चाहते हैं R1 R2, तो बेसिकली इसको हम R की वैल्यू इस तरह से भी निकाल सकते हैं, -a1 अपॉन 2। देखिए ज़रा, -a1 कितना आया, -8 अपॉन 2, -4 आ गया। अब यहाँ इस तरह से भी डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, इसकी जगह ये अल्टरनेटिव केस आ गया कि अगर आप इसको इस तरह से फाइंड करना चाहते हैं तो इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन आ जाएगी, चूँकि रिपीटेड केस आया तो रिपीटेड केस के अंदर ये मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन आती है इसके साथ ही, वाई सी इज इक्वल टू a1 e R1t प्लस a2। आप यहाँ पे a1 a2 लगा लें या a3 a4 कर लें, एक ही बात है, TER2t। ठीक है, ये टर्म जो है, ये वाली जो टर्म है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। अच्छा, अब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास देखें ज़रा वैल्यू क्या आएगी, a1 e R1 -4t आ गया प्लस a2 TE -4t, तो ये मेरे पास आ गया जी, कम्प्लीमेंट्री केस आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इसकी मैं स्टेबिलिटी आपको बता दूं कि स्टेबिलिटी क्या चीज़ है। स्टेबिलिटी के अंदर इसमें चूँकि मल्टीप्लिकेटिव केस आता है, वाई सी जो है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो हो सेकंड ऑर्डर कंडीशन के लिए, सेकंड और सफिशिएंट कंडीशन के लिए, नेसेसरी सेकंड सफिशिएंट कंडीशन के लिए, और टी जो है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करता हो। अगर ये अप्रोच करता हो तो आर की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होनी चाहिए, ये लाजमी है। अब इसमें देखें स्टेबिलिटी के लिए लेस देन ज़ीरो हो, तो मेरे पास लेस देन ही वाली है, -4 लेस देन ही आया, यानी -4 लेस देन ज़ीरो आया, तो ये क्या बन गया, ये स्टेबल केस बन गया। ये भी मेरे पास जो कंडीशन जो हमें गिवन इक्वेशन दी हुई है वो क्या है, वो स्टेबल इक्वेशन दी हुई। ये था जी इसका डी पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो इसका 3 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमने इसकी इनिशियल कंडीशन पुट करनी है। अच्छा, इसकी जो स्टेबिलिटी है इसके लिए इनिशियल कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती, इनिशियल कंडीशन तो बाद में हम चेक, हम सिर्फ कम्प्लीमेंट्री केस के अंदर हम इसकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है जी, अब इसमें हमने देखिए अभी जो हमने डी पार्ट किया था इसी को हम कंटिन्यू करते हुए, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए उसने इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं। इनिशियल कंडीशंस क्या दी हुई है, वाई नॉट जो है वो 4 दिया हुआ है,
और वाई सिंगल प्राइम नॉट जो है वो 2 दिया हुआ है। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि मुझे सबसे पहले जनरल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर डेफिनेट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई सी और वाई पी दोनों निकालने पड़ेंगे। वाई सी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, वाई पी को निकालने का तरीका हमने अभी पहले से डिस्कस किया हुआ है कि हम ये चेक कर लेंगे कि अब इसमें A1 और A2 दोनों, A2 जो है वो ज़ीरो नहीं है। हमने अभी पहला क्वेश्चन किया था। इसी इक्वेशन के अंदर देखें ज़रा, इसी इक्वेशन के अंदर अगर हम चेक करें तो अच्छा, अब इसमें क्या था, वाई पी जो था वो क्या आएगा, B/A2, जिसमें था A2 जो है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो B मेरे पास कितना आया, 0, और A2 मेरे पास कितना आया, 16। तो ये सारा ही ज़ीरो हो गया। वाई पी कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा, हमने क्या निकाला है, वाई टी। वाई टी क्या है, वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो ये निकाला हुआ है मैंने, A1E-4t प्लस A2TE-4t, और वाई पी ज़ीरो आया तो ये मेरे पास आ गया जी टाइम पाथ आ गया, या इसको हम कह लें कि ये मेरे पास क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन आ गया। ये सारा क्या आया जी, ये जनरल सोल्यूशन आया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास टी आया है, ये वाई टी है जी, वाई टी, ठीक है। जहाँ जहाँ टी आया है वहाँ पे हम पुट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये y इंटू ज़ीरो हो जाएगा, A1E ये सारा ही ज़ीरो हो जाएगा, प्लस A2t की जगह हमने ज़ीरो पुट करना, तो ये जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो y नॉट की वैल्यू देखें हमें कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, और E नॉट जो होती है वो 1 होती है। तो इस तरह मतलब है कि A1 की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई, A1 की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये तो आ गया। अब हमने निकालना है वाई सिंगल प्राइम, उसने इनिशियल कंडीशन दी हुई। इसका मतलब इस जो हमारे पास टाइम पाथ निकला था, ये जनरल सोल्यूशन आया था, इसका पहले आप डेरिवेटिव ले लें, वाई सिंगल प्राइम टी, ये A1 आ गया। इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो E-4t वैसे एज इट इज़ आ गया, और पावर का डेरिवेटिव लिया तो -4 आ गया। सेम ऐसे ही इसके ऊपर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ पे A2 और यहाँ पे T, और इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, E-4t इंटू -4 प्लस, अब ये E-4t वैसे ही आ जाएगा, और T का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो वो 1 आएगा। ये प्रोडक्ट रूल लगा दिया जी मैंने इसको। तो ये मेरे पास आ गया -4 A1E-4t -4 A2TE-4t और प्लस A2E-4t वाई सिंगल प्राइम टी। ये मेरे पास आ गया जी, डेरिवेटिव आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, पुट, फिर अगेन पुट करेंगे हम t इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें ज़ीरो पुट करेंगे तो वाई सिंगल प्राइम ज़ीरो -4A1, ये सारा क्या आ जाएगा, इधर ज़ीरो पुट करूँगा ना तो e की पावर ज़ीरो बन जाएगा, ये e की पावर ज़ीरो -4A2, ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि t की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो ये सारी की सारी टर्म जो है वो ज़ीरो हो गई, प्लस A2E, ये इसमें भी ज़ीरो पुट किया तो ये भी क्या आ गया, A0 आ गया। यहाँ तक हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अच्छा, ये तो इसका मतलब ये सारी टर्म ज़ीरो हो गई, ये तो सारी ही टर्म ज़ीरो हो गई। -4A1 रह गया क्योंकि E0 1 होता है, प्लस A2 रह गया, और ये वाई सिंगल प्राइम 0 रह गया। अच्छा जी, अब देखें A1 की वैल्यू
हमने ऑलरेडी निकाली हुई है 4, तो ये हो गया -16 प्लस A2, और वाई सिंगल प्राइम नॉट की वैल्यू उसने गिवन दी थी हमें 2, तो ये मेरे पास कितना हो गया, A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। A1 की वैल्यू मेरे पास 4 आई थी, A2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 18 आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम इस ये जनरल सोल्यूशन था ना हमने फाइंड किया हुआ ये, अब हम इस A1 और A2 की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो YT क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा A1 की जगह आ गया जी मेरे पास 4E माइनस 4T, प्लस A2 की जगह 18 आ गया, और E माइनस TE माइनस 4T आ गया। तो ये था जी मेरे पास डेफिनेट सोल्यूशन, इसको हम कहते हैं डेफिनेट सोल्यूशन। अब इसका बी पार्ट देखें ज़रा। सबसे पहले हम ये देखें, ये उसने हमें दी हुई इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं, तो इनिशियल कंडीशंस के लिहाज से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप वाई पी निकालें। वाई पी क्या आएगा, B/A2। ये इसलिए आएगा क्योंकि A2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम इसको केस 1 हम यूज़ करते हैं। अब अभी देखें ज़रा, केस 1 हमने यूज़ किया था B/A2, A2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यही केस हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो B की वैल्यू मेरे पास आई जी 10 है, और A2 की वैल्यू 5 है, तो ये मेरे पास 2 आ गए। अब इसी तरह से बाय C हमने निकालना है, कम्प्लीमेंट्री हमने निकालना है, तो इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन सी कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी, रियल है या डिस्टिंक्ट है। तो चूँकि ये हमने अभी ऑलरेडी कर लिया हुआ है क्वेश्चन, तो मैं इसकी डायरेक्ट R1 की वैल्यू लिख देता हूँ। ये आई थी -1, और R2 की वैल्यू आई थी -5, और मेरे पास YC आया था A1E R1T प्लस A2E R2T। ये केस चूँकि रियल एंड डिस्टिंक्ट बनेगा, ठीक है। तो YC मेरे पास आ जाएगा A1E R1 की -T आ गया, A2E R2 की वैल्यू -5T आ गया, तो ये मेरे पास YC आ गया। हमने क्या निकाला है, जनरल सोल्यूशन, वो होता है YT YC प्लस YP। तो YC मेरे पास है A1E -T प्लस A2E -5T, ये आ गया YT, और YP की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, 2 आई थी, तो ये मेरे पास आ गया जी जनरल सोल्यूशन आ गया, ये जनरल सोल्यूशन आ गया। अब इसके लिहाज से हमने क्या निकालना है, हमने डेफिनेट सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाली कंडीशन जो अप्लाई करते हैं, यानी हम टी की जगह हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। जब टी की जगह 0 पुट करेंगे तो ये Y0 हो जाएगा, A1E -0 हो जाएगा, प्लस A2E -5 इंटू 0 हो जाएगा, +2, और ये E0 जो होता है 1 होता है, ये भी E0 1 होगा, तो ये आ गया A1 आ गया, ये 1 आ गया, और ये क्या आ गया मेरे पास, A2 आ गया। और Y0 की वैल्यू हमें देखे 4 दी हुई, +2, सो A1 प्लस A2 किसके बराबर आ गया, इस 2 को इधर लेके गए तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी तरह से अब हम सेकेंडली क्या करेंगे, हम इसकी जो सेकेंड इक्वेशन दी हुई है उसको हम निकालेंगे इनिशियल कंडीशन। सेकेंड इनिशियल कंडीशन को देखें तो उसने दिया हुआ है जी डेरिवेटिव दिया हुआ है वाई सिंगल प्राइम टी। इसका मतलब ये जो जनरल सोल्यूशन आया इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, वाई टी इज इक्वल टू A1E -T प्लस A2E -5T प्लस 2, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। तो जब डेरिवेटिव लूँगा तो ये वाई सिंगल प्राइम टी हो जाएगा, A1 वैसे लिख दिया, E -T आ गया, और पावर का डेरिवेटिव लिया तो -1 आ गया। इधर A2E -5T वैसे लिखा गया, और जब पावर का डेरिवेटिव लिया तो -5 हो गया, और कांस्टेंट होता है वो 0 होता है। तो ये मेरे पास आ गया -A1E -T -5A2E -5T, ये मेरे पास आ गया जी वाई सिंगल प्राइम टी आ गया।
अब आपने इसके इनिशियल कंडीशन क्या करनी है, पुट हमने करना है जी टी ज़ीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पे ज़ीरो पुट किया, -a1, ये देखें इसके अंदर फिर टी ज़ीरो पुट किया तो e0 हो गया, -5a2, इसमें भी ज़ीरो पुट किया, ये देखें यहाँ पे, तो ये भी e0 हो गया। अच्छा जी, -a1 रह गया, e1 1 होता है, -5a2 रह गया, और सिंगल प्राइम ज़ीरो की वैल्यू उसने 2 दी हुई है, ये 2 दी हुई है। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ये जी मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये a1 है प्लस a2 है और इक्वल टू ये भी 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये मेरे पास आ गया -4a2 और ये आ जाएगा 4 के। सो a2 की वैल्यू आ गई जी -1 आ गई, a2 की वैल्यू जो है वो -1 आ गई। अब ये a2 की वैल्यू जो है वो इस 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1, ये जो 1 दी हुई है इसमें पुट कर देते हैं। सो a1 की वैल्यू -1 प्लस a1 इक्वल टू 2, सो a1 की वैल्यू 3 आ गई, a1 की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। अब a2 भी आ गया, a1 भी आ गया, a2 भी आ गया, हमने की वैल्यू दोनों आई हुई हैं, तो हम a1 और a2 की जनरल सोल्यूशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मेरे पास yt क्या आ जाएगा, a1 की वैल्यू है 3, तो ये 3e माइनस टी आ जाएगा, और a2 की वैल्यू माइनस है तो ये प्लस की जगह हम इसको माइनस कर देंगे, माइनस, और ये देखें ये वैसे लिखा जाएगा, ठीक है, e -5t, ये वाली वैल्यू वैसे लिखी गई, और +2 आ गया। तो ये था जी मेरे पास डेफिनेट सोल्यूशन।